हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग करेंगे यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2000 का प्रीवियस ईयर पेपर। चलिए देखते हैं। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। देखिए, यूजीसी नेट दिसंबर 2004 का पेपर है। देखते हैं, क्योंकि अब ये लास्ट टाइम है, पेपर आने वाला है, तो प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत कुछ आपको क्लियर होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है, यह जेली का समान हिस्सा नहीं है। पैक्टिन, अम्ल, शर्करा, फल का गूदा। तो इसका राइट आंसर है फल का गूदा। तो जेली बनाने में फल के गूदे का उपयोग नहीं किया जाता। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन से बहुत कुछ हमारा क्लियर होगा, तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जेली बनाने में फल के गूदे का उपयोग नहीं किया जाता। जेली बनाने के लिए एक पैक्टिन, अम्ल, शर्करा आदि का प्रयोग किया जाता है। जेली बनाना, सर्वप्रथम फल को धीमे धीमे उबाल कर इसका पैक्टिन अलग किया जाता है, जिसके लिए अम्ल सहायक होता है। उसके बाद उसमें शक्कर मिलाकर तीव्र गति से उबाला जाता है। इसके बाद जेली को दूसरे बर्तन में डालकर ठंडा होने दिया जाता है। यदि शक्कर की मात्रा 2/3 हो तो सर्वोत्तम जेली बनती है। तो याद रखिएगा, शक्कर की मात्रा अगर 2/3 हो तो अच्छी जेली बनती है। इससे हमारा क्या हो गया, एक क्वेश्चन से बहुत कुछ क्लियर हो गया है। तो याद रखिएगा, यह जेली का हिस्सा नहीं है, तो फल का गूदा, पैक्टिन, अम्ल और शर्करा ये सब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें खाद्य पदार्थों से सूक्ष्म जीवों को निकालना, खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारना, खाद्य के एंजाइम्स को अक्रियाशील बनाना, रासायनिक क्रिया को दूर करना। तो मैं बता दूं, आपकी ब्लैंचिंग फल संरक्षण की एक विधि, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन शायद पूछ लिया जाए, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका तैयार, जिसमें खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारा जाता है। जिसमें क्या किया जाता है, इसके द्वारा जो खाद्य पदार्थ में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव है उनको मारा जाता है। तो राइट आंसर बी हो गया। ब्लैंचिंग गर्म पानी या भाप द्वारा दी जाती है। अगर आप टीजीटी पीजीटी के भी स्टूडेंट हो, बहुत कुछ क्लियर होगा इस क्लास से, तो ज़रूर अटेंड कीजिए क्लास। जिससे खाद्य पदार्थ में उपस्थित जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इस विधि द्वारा खाद्य पदार्थों में उपस्थित प्रकीर्णों को नष्ट करके उसे खराब होने से बचाया जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि ब्लैंचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें क्या होता है, खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारा जाता है। तो याद रखिएगा, इसी तरह से हमें ब्लैंचिंग विधि भी क्लियर हो गई है कि होती क्या है। 2 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं हमारे। तो फिर से बता दे रही हूँ, ब्लैंचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारा जाता है। ब्लैंचिंग गर्म पानी या भाप द्वारा दी जाती है, जिससे खाद्य पदार्थ में उपस्थित जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। और इस विधि द्वारा क्या होता है, खाद्य पदार्थ में उपस्थित प्रकीर्णों को नष्ट करके उसे खराब होने से बचाया जाता है। फिर है, आयोडीन की कमी के कारण यह नहीं होता। क्या नहीं होता है, तो जो ऑप्शन है देख लीजिए, इसमें सबको पता है आयोडीन की कमी के कारण गूंगा बहरा कोई नहीं होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर बी है। तो हमारे स्वस्थ जीवन के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी है। ये आवश्यक खनिज लवण है। ये थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन थायरोक्सिन का मुख्य अवयव है। यहीं से एक क्वेश्चन बन गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी में। थायरोक्सिन हार्मोन्स आयोडीन प्रोटीन होता है। कैसा, याद रखिएगा, जो थायरोक्सिन हार्मोन्स है वो कैसा आयोडीन प्रोटीन होता है। और आयोडीन की कमी के कारण होने वाले रोग, तो ये हैं आयोडीन की कमी के कारण होने वाले रोग। तो इस तरह से देखिए, एक क्वेश्चन थे हमारे, 3-4 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक प्रोटीन युक्त अधिक प्रोटीन युक्त भोजन इस बीमारी में दिया जाता है। तो ये कह रहे हैं जो अधिक प्रोटीन युक्त भोजन है
वो कब दिया जाता है? तो मैं बता दूं, जो आपको अधिक प्रोटीन युक्त भोजन है वो टीबी वाली बीमारी में दिया जाता है, क्षय रोग में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए है। तो टीबी, इसे क्षय रोग या यक्ष्मा भी कहते हैं। टीबी में बुखार दीर्घकालीन होता है। टीबी में जो बुखार होता है दीर्घकालीन होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है टीबी में कैसा बुखार होता है, अल्पकालीन कि दीर्घकालीन? तो याद रखिएगा, टीबी में बुखार दीर्घकालीन होता है। दीर्घकाल तक बुखार रहने से शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों, तंतुओं का क्षय होने लगता है। यकृत, ऊतकों में जमा ग्लाइकोजन भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इन सब कारणों की वजह से रोगी को आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जब क्या होगा, यकृत और ऊतकों में जमा ग्लाइकोजन भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। तो इन सब कारणों की वजह से क्या, रोगी को आहार पे विशेष ध्यान देना चाहिए। यह रोग मुख्यतः जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। टीबी में उच्च प्रोटीन, उच्च कैलोरी की आवश्यकता होती है। टीबी में कैसी? टीबी में उच्च प्रोटीन, उच्च कैलोरी की आवश्यकता होती है। कैलोरी आपकी 2500 से लेकर 3000 कैलोरी, याद रखिएगा, 2500 से लेकर 3000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। और प्रोटीन की 80 से लेकर 120 ग्राम और वसा की भी मांग काफ़ी बढ़ जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक क्वेश्चन से हमें बहुत कुछ तैयार हो रहा है, ये सब नोट बनाते चलिए, आपकी टीजीटी पीजीटी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये क्लास। एक भारतीय महिला की प्रतिदिन की लौह की आवश्यकता कितनी है? तो 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो, 26 माइक्रोग्राम प्रति किलो, 14 माइक्रोग्राम प्रति किलो, ऊपर से कुछ नहीं। तो हमारे शरीर में जो लोहा है वो अत्यंत अल्प मात्रा में विद्यमान है। बहुत ही जो हमारे शरीर में क्या है, जो लोहा है वो बहुत कम मात्रा में विद्यमान है, परंतु अत्यंत अल्प मात्रा में होते हुए भी इसकी महानता बहुत अधिक है। पर लोहा कम मात्रा में भी है पर इसकी जो महत्व बहुत अधिक है। लोहे का जो कार्य है वो हीमोग्लोबिन के निर्माण में, पेशियों के संकुचन में, एंजाइम्स के निर्माण में, प्रतिरक्षी कोशिकाओं के निर्माण में किया जाता है। एक भारतीय महिला है उसकी प्रतिदिन की लौह 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो के हिसाब से आवश्यकता पड़ती है। लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट, अगर आप टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट हो लिख लीजिए। एक भारतीय महिला की प्रतिदिन की लौह 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो के हिसाब की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं बता दूं कि आपका जो राइट आंसर है 5th में 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो। एक भारतीय महिला को प्रतिदिन 30 माइक्रोग्राम प्रति किलो की आवश्यकता पड़ती है। फिर ये कथन कह रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल और पित्त वर्णन या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फॉस्फेट में मुख्यतः गॉलस्टोन बने होते हैं। कारण ये कहते हैं कि गॉलस्टोन बनने की बड़ी दर खाने के समय जो होती है लंबे अंतराल रात के व्रत से संबंधित है। तो ये कह रहे हैं कि गॉलस्टोन बनने की बड़ी दर खाने के समय में लंबे अंतराल, जो खाने का समय होता है उसमें लंबे अंतराल, और रात के व्रत से संबंधित है, क्योंकि व्रत के समय संतुष्ट पित्त के पित्ताशय में पहुंचने का जो है अवसर बढ़ जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जो ये कह रहे हैं कि ए सही है, आर गलत है। बी ये बोल रहे हैं कि दोनों ए और आर सही है, परंतु केवल आर ही ए का कारण नहीं है। फिर ये कह रहे हैं कि ए गलत है, आर सही है, और डी में कह रहे हैं ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर बी है कि दोनों, मतलब ए और आर दोनों सही है, परंतु जो आर ही ए का कारण नहीं है। मतलब जो आर है वो ए ने जो कहा उसका कारण नहीं है, बस यही एक कारण नहीं और भी हैं। तो ये है कि परंतु केवल आर ही ए का कारण नहीं है। पर जो कथन है सही है कि कोलेस्ट्रॉल और पित्तवर या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फॉस्फेट से मुख्यतः गॉलस्टोन बने होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि गॉलस्टोन किसके बने होते हैं तो इसके यहाँ से एक क्वेश्चन तैयार होता है। दूसरा, गॉलस्टोन बनने की दर खाने के समय में लंबे अंतराल रात के व्रत से संबंधित है, क्योंकि व्रत के समय संतुष्ट पित्त के पित्ताशय में पहुँचने का अवसर बढ़ जाता है। तो
ये है। तो इसका राइट आंसर बी है। दोनों ही कथन सही है। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आपका एक तैयार हो गया। फिर एक स्वस्थ हृदय के लिए निम्न समूह के खाद्य पदार्थ को क्रम को बताइए। तो ये कह रहे हैं एक स्वस्थ हृदय के लिए, जो एक स्वस्थ हृदय है उसके लिए निम्न समूह के खाद्य पदार्थ को क्रम से लगाना है। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तली हुई जो सब्जी है, चिप्स, केले की आलू की टिक्की, इसको क्या करेंगे, हम अस्वीकार कर देंगे। फिर क्या करेंगे, जो सफ़ेद डबल रोटी, मैदा, बिस्कुट, कॉफ़ी, कोला, मृदु पेय, इसको क्या करेंगे हम लोग, बताइए। इसको हम थोड़ी कम मात्रा में लेंगे, थोड़ी सी मात्रा में। गेहूँ, चावल, अंकुरित दाल, मट्ठा, ताज़े फल, ये हमें क्या है, पसंद करना है भाई, ये तो हमें अधिक खाना है। ठीक है, तो आपकी जो तली हुई सब्जी अब्जी से हमें बिल्कुल भैया दूरी रहना है, ऐसे जाना ही नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। सफ़ेद डबल रोटी, मैदा, बिस्कुट को हम मीडियम में लेंगे। और जो आपकी गेहूँ है, चावल है, अंकुरित दाल है, मट्ठा है, भाई ये तो रोज़ ही खाना है, तो इसको हम पसंद करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो लक्षणों को पोषक तत्वों से मिलाना है, देख लेते हैं हम लोग। पहला सूची और दूसरी सूची है, तो नहीं लक्षण है उनको किससे मिलाना है, पोषक तत्वों से। तो याद रखिए, जैसे क्लाइवाइलोनिकिया व हाइपोक्रोमिक RBC, ये इसको किससे मिलाना है, कौन सा पोषक तत्व से, तो ये होता है आपका लौह की कमी से होता है। तो लौह की कमी से RBC। फिर है आपका इनरेगुलर स्टोमेटाइटिस व चिलोसिस, तो ये आपका होता है राइबो, ये किसकी वजह से होता है, तो ये हमारा होता है राइबोफ्लेविन थायमीन। फिर आपका ऑस्टियोपोरोलोसिस, ये किससे होता है, ये हमारा कैल्शियम की कमी से। 10 मानसिक समस्या, त्वचा व सूजन व लालिमा, ये हमारा किसकी वजह से होता है, नाइसिन की कमी से, नाइसिन। तो ये इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर बी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इसका राइट ये देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन से बहुत क्रूड फाइबर के आकलन के लिए सही क्रम लगाना है। क्रम वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो क्रूड फाइबर रेशे के आकलन के लिए सही क्रम, तो पहला है, इन्हें कह रहे हैं कि रेशे को सुखाना, वजन करना, फिर पीसे हुए नमूने में वसा निकालना व वजन करना, फिर 1.25% से NaOH से पचाना व छानना, फिर 1.25% से H2SO4 से पचाना व छानना। तो इसका सही क्रम क्या है, तो इसका सही क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, पीसे हुए नमूने में वसा निकालना है और वज़न करना है। फिर हमको क्या करना है, 1.25% से NaOH से पचाना व छानना है, फिर 1.25% से H2SO4 से पचाना व छानना है, और फिर लास्ट में क्या करना है, हमें रेशो का सुखाना है और वजन करना है। तो राइट आंसर इसका है क्या है, डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शिशु को स्तन्यमोचन भोज्य पदार्थ देने की शुरुआत करने की सही आयु क्या है, तो
ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टीजीटी, पीजीटी, DSSB सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी स्टूडेंट इसको करें और ये बहुत ज़रूरी है ये सीरीज़। तो एक शिशु के स्तन मोचन भोज्य पदार्थ देने की शुरुआत करने की सही आयु क्या है? तो शिशु को स्तन मोचन भोज्य पदार्थ देने की शुरुआत 6 माह का देनी चाहिए। 6 माह तक शिशु के पोषण के लिए माता का दूध पर्याप्त है, और परंतु 6 माह के बाद केवल माता का दूध से शिशु का पोषण नहीं हो पाता, उसे पूरक आहार भी देना चाहिए। तो कितना है? 6 माह इसका राइट आंसर है। फिर है पारिस्थितिक सिद्धांत के अनुसार बच्चों के वातावरण के प्रणाली का क्रम इस प्रकार है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। पारिस्थितिक सिद्धांत के अनुसार बच्चों के वातावरण के प्रणाली का क्रम इस प्रकार है। क्या है देख लेते हैं कि दीर्घ मध्य बहिर् सूक्ष्म प्रणाली, फिर दीर्घ बहिर् मध्य सूक्ष्म प्रणाली। तो क्या है? तो इसका राइट आंसर है कि पारिस्थितिक सिद्धांत के अनुसार बच्चों के वातावरण प्रणाली का क्रम इस प्रकार है। तो इसका है पहले सूक्ष्म, फिर मध्य, फिर बाहिर, फिर दीर्घ, फिर प्रणाली। तो ये इसका सही क्रम है, पहले सूक्ष्म, फिर मध्य, फिर बाहिर, फिर दीर्घ, फिर प्रणाली। तो पारिस्थितिक सिद्धांत के जो है उनके अनुसार बच्चों के वातावरण की प्रणाली का क्रम इस प्रकार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके में बाल अपराध भी है, तो देख लीजिए। वह स्थान जहाँ पे बाल अपराधियों को मुकदमा पूरा होने तक रखते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वह स्थान जहाँ पे बाल अपराधियों को मुकदमा पूरा होने तक रखते हैं उसको हम पुनः परग्रह कहते हैं। पुनः परग्रह कहते हैं जहाँ पर हम अपराधियों को मुकदमा पूरा होने तक रखते हैं। फिर मॉन्टेसरी प्रणाली में इस बात पर जोर दिया गया है, ये कह रहे हैं मॉन्टेसरी प्रणाली में इस बात पर जोर दिया गया है भाषा सीखना, सामूहिक पारस्परिक क्रिया, संवेगिक अनुभव, बौद्धिक प्रोत्साहन। तो आपका जो मॉन्टेसरी प्रणाली में आपका सामूहिक परस्पर क्रिया, संवेगी अनुभव और बौद्धिक प्रोत्साहन पर जोर दिया गया है। फिर नेक्स्ट है बच्चों की आनुवंशिकता और वातावरण में यह संबंध है। बच्चों की जो आनुवंशिकता है और वातावरण में क्या संबंध है? तो बच्चों की आनुवंशिकता और वातावरण में यह संबंध है कि बच्चा आनुवंशिकता और वातावरण से प्रभावित होता है। तो यानी कि बच्चा जो आनुवंशिकता और वातावरण से भी प्रभावित होता है। आनुवंशिकता मतलब जो माता पिता से जो उसको गुण प्राप्त होते हैं और जो अपने वातावरण से वो प्राप्त करता है, तो दोनों ही से क्या होता है? बच्चा प्रभावित होता है। तो राइट आंसर सी है। फिर माँ बाप का बच्चों के पालन करने के तरीके में अभिभावकों के नियंत्रण दिखाने का तरीका क्या है? तो माँ बाप का बच्चों के पालन करने के तरीके में अभिभावकों का नियंत्रण दिखाने का तरीका क्या होता है? प्रतिकार पूर्ण प्रणाली। क्या होता है? प्रतिकार पूर्ण प्रणाली या प्रतिकारी पूर्ण प्रणाली, एक ही बात है। यानी उन पर अधिकार है, उनका प्रतिकार है। वो बच्चों के जीवन में कई ध्यान देने वाले हो तो क्या होता है? बच्चों के जीवन में अगर कई ध्यान देने वाले हो तो बच्चों को अनुशासित करने में भ्रम पैदा हो जाता है। बच्चों को ज़्यादा ध्यान केंद्रित होता है, बच्चों का ज़्यादा ध्यान केंद्रित होता है। अगर बच्चों के जीवन में कई ध्यान देने वाले हो, कोई बच्चा उसके जीवन में कई ध्यान देने वाले हो तो बच्चों का ज़्यादा ध्यान केंद्रित होता है। बच्चों का अनुशासित क्रम में भ्रम पैदा करता है। तो इसका राइट आंसर है कि बच्चों के जीवन में कई ध्यान देने वाले हो तो बच्चा क्या होता है? इसका ये है कि बच्चों का ज़्यादा ध्यान केंद्रित होता है। तो बच्चे का क्या होता है? ज़्यादा ध्यान जो है वो केंद्रित होता है इसका। और बच्चों का अनुशासित करने में भ्रम पैदा होता है, ये नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका ए है। फिर एक किसने कहा है बच्चा एक साफ स्लेट की तरह पैदा होता है? तो ये आपका जॉन लॉक ने कहा है। किसने कहा है? जॉन लॉक ने।
बच्चे खेल कूद इस क्रम से सीखते हैं। किस क्रम से? तो मैं बता रही हूँ कि बच्चे, इन्होंने आंसर दिया है कि अकेला खेलना, समांतर खेलना, सहकारी खेलना। तो इसका राइट आंसर बी है। तो बच्चे आपका अकेले खेलते हैं, फिर समांतर खेलते हैं, फिर सहकारी खेलते हैं। तो ये क्रम है बच्चे के खेल कूद का क्रम। फिर है नीचे लिखी हुई सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। इसमें है कि पूरे समूह को चुनना, निर्धारित नियम के अनुसार चुनना, आवश्यकता अनुसार चुनना, समुदाय के प्रतिनिधित्व के अनुसार चुनना। तो इसमें इसको मिलाना है। तो नीचे देख लेते हैं, इसमें आंसर बताया गया है कि पूरे समूह को चुनना मतलब गुच्छ प्रतिचयन होता है, निर्धारित नियम के अनुसार चुनना प्रतिचयन उपरांत प्रतिचयन होता है, आवश्यकता अनुसार चुनना मतलब आवश्यकता अनुसार मतलब कोई उद्देश्य करके आप चुन रहे हो तो स्वोद्देश्य प्रतिचयन होता है, समुदाय के प्रतिनिधित्व के अनुसार चुनना यादृच्छिक प्रतिचयन होता है, यादृच्छिक प्रतिचयन होता है। फिर गृह विज्ञान में प्रोगात अभिकलन का कम प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इसमें अधिक समय लगता है, इसमें विशिष्ट योग्यता चाहिए। मानव प्रवृत्तियों को अपने अनुसार बदलना सदैव संभव नहीं होता, प्रयोगात्मक निष्कर्ष वास्तविक जीवन में नहीं आ पाते। तो गृह विज्ञान में प्रोगात अभिकलन का कम प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इसमें क्या होता है, मानव जो परिवर्तकों को अपने अनुसार बदलना सदैव संभव नहीं हो पाता। जो मानव प्रवर्तक है उनको अपने अनुसार भाई बदलना ये किसी के पास बस की बात नहीं है, तो संभव ही नहीं हो पाता है। इसलिए वैज्ञानिक प्रबंध को प्रोत्साहन देने में मुख्य योगदान रहा है। तो वैज्ञानिक प्रबंध को प्रोत्साहन देने में मुख्य योगदान रहा है, किसका योगदान रहा है? टेलर का। इसका राइट आंसर टेलर बी है। फिर है मकान की दिशा या स्थापन इस प्रकार होना चाहिए कि प्राकृतिक तत्वों का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। मकान की जो दिशा है, स्थापना है, इस प्रकार हो कि जो प्राकृतिक तत्वों का अधिक से अधिक लाभ मिल सके, तो उसे कहते हैं, अगर मकान की दिशा या स्थापना इस प्रकार करें कि प्राकृतिक तत्व उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके, तो उसे हम अवस्थान कहते हैं। अवस्थान कहते हैं, क्या कहते हैं? अवस्थान। प्रगामी रंग एक कमरे को कैसा अनुभव कराते हैं? तो प्रगामी रंग जो है एक कमरे को बड़ा अनुभव कराते हैं। इसका राइट आंसर सी है। स्वच्छ हवा कमरे में प्रवेश करती है। जो स्वच्छ हवा है कमरे में प्रवेश करती है, तो किससे? स्वच्छ हवा खिड़कियों और रोशनदान से प्रवेश करती है। फिर है कार्यकर्ता के बौद्धिक तत्वों में क्या आता है? जो कार्यकर्ता है उनके बौद्धिक जो तत्व हैं उनमें क्या आता है? ज्ञान, अनुभूति, प्रवृत्ति, रुचि, सोच, कुशलता। तो ये कह रहे हैं कार्यकर्ता के जो बौद्धिक तत्वों में क्या आता है, इसका आंसर बताइए। तो एक कार्यकर्ता के बौद्धिक तत्वों में आपका ज्ञान आएगा, सोच और कुशलता आएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट बनाने के लिए निम्नलिखित को क्रम में लगाइए। तो ये कह रहे हैं पहले आय व्यय को बराबर लाना, अनुमानित आय को जानना, अनुमानित वस्तुओं का अनुमान लगाना, सूची बनाना। तो बजट बनाने के लिए हमें क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अनुमानित आय को जानेंगे, फिर हम क्या करेंगे? अनुमानित वस्तुओं का अनुमान लगाएंगे, फिर आय व्यय को बराबर लाना और फिर सूची बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर है सूची पहले को सूची सेकंड से मिलाना है। तैयार पदार्थों में जो परिवर्तन है वो तैयार पदार्थों में परिवर्तन लाना, कागज़ की नैपकिन का उपयोग करना, हाथ और सही की गति में परिवर्तन लाना, तो इसके लिए शारीरिक जो गति है उसमें सुधार, उत्कर्षण केंद्र का उपयोग में लाना, तो इसके लिए सब्जी काटने के लिए बोर्ड का
प्रयोग करना, कच्चे पदार्थों में परिवर्तन लाना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इडली मिश्रण जो है उसका उपयोग करना है कच्चे पदार्थों में परिवर्तन लाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। तब तक बताइएगा, कोई भी कमी लगती है तो कमेंट में बताइएगा, उसको चेंज किया जाएगा। अगर पढ़ाने का तरीका नहीं समझ में आ रहा है इस वीडियो का तो वो भी बताइएगा, उसको चेंज किया जाएगा। जो बताएंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसमें सुधार करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में उसमें आपको चेंजेस मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।